नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आज उसका तीसरा पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट पार्ट जो है इसका यही सच है मनु भंडारी की जो कहानी है उसका पहला पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। और आज उसका दूसरा पार्ट है और आज ये कहानी लगभग ख़त्म हो जाएगी। वैसे इस कहानी को क्या है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं वो मेन बिंदु लेके आ रही हूँ जो आपको अपनी परीक्षा में सवाल ठीक करने के लिए ज़रूरी है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक थी। उस बुक को जब मतलब मैंने देखा था तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के लायक थी, एग्जैक्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो मैं वही चीज़ें आपके लिए लाई हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा यही सच है कहानी के स्मरणीय तथ्य। ठीक है, यही सच है कहानी का प्रारंभ होता है दीपा के घर कानपुर से, जहां वह संजय का इंतजार घंटे 2 घंटे से कर रही है। अब जैसे कि और इस जब ये पॉइंट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हमें पूरी कहानी भी रिकॉल हो जाएगी। पूरी कहानी हमारी आंखों के सामने एक दृश्य की तरह चलने लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे कहानी चल रही है उसी प्रकार से बिंदु चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और 100% आपको इसमें से सवाल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सवाल बनने इन्हीं में से ये उसी प्रकार के हैं। तो जैसे अभी ये पूछ सकता है कि कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, दीपा के घर से, संजय के घर से, या ईरा के घर से, कलकत्ता से या कानपुर से। तो इस प्रकार ये सवाल बन सकते हैं। तो इसमें है दीपा के घर कानपुर से, यहाँ ये संजय के साथ रहती है तो वह उसका इंतजार कर रही थी बालकनी में खड़ी खड़ी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि यही सच है कहानी का जो अंत होता है दीपा और संजय के एक दूसरे से आलिंगन बंद होकर चुंबित प्रतिचुंबित होने लगे। ये इसका अंत है। देखिए, ये इसका शुरुआत बताई थी। ठीक है, ये इसकी शुरू थी कहाँ से, उसका इंतजार करते करते, और ये इसका अंत है कि क्या हो रहा था कि वो एक दूसरे से आलिंगन बंद होकर और इस प्रकार मिलते हैं। अब आगे देखिए, यही सच है कहानी में कानपुर की चर्चा कितनी बार हुई है, 6 बार। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर कोई बहुत गहरा सवाल पूछे तो पूछा जा सकता है कि कानपुर की चर्चा कितनी बार हुई है, 6 बार। और कलकत्ता की चर्चा कितनी बार हुई है यहाँ पर, 4 बार। इस प्रकार सवाल बन सकते हैं। अब ये देखो, ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने ऊपर ट्रिक लिख रखी है कि कानपुर की चर्चा। कानपुर देखो, संजय के साथ सबसे ज़्यादा समय जो है वो मतलब वहाँ रहती है, क्योंकि निश्चित तो था जो उसका पास था, तो पास तो चला गया, इसलिए जो चला गया वो कम में रख सकते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से कि जो चला गया वो कम में रख सकते हैं और जो फ्यूचर है तो साथ में वो ज़्यादा है, तो 6 बार। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ कि कानपुर की चर्चा कितनी बार, 6 बार, और कलकत्ता की चर्चा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, आगे देखिए, कहानी में कानपुर, कलकत्ता और पुनः कानपुर का उल्लेख क्रमशः हुआ। इस प्रकार ये चलता रहता, कभी कानपुर फिर ये कलकत्ता, कानपुर कलकत्ता, ये ऐसे कहानी इस प्रकार चलती। ठीक है, अब ये देखिए, यही सच है कहानी का विकास का बिंदु जो है क्या है कि मतलब कहानी अपने होता नहीं कि एक मोड़ लेती है, वो क्या एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो क्या है कि दीपा का इंटरव्यू। उसी सिलसिले में उसका कहाँ से जाना, कानपुर से कलकत्ता जाना। यहाँ पे देखो, कानपुर में संजय था और यहाँ कलकत्ता में निशित था उसके साथ में। तो यहाँ से जब यहाँ जाती है तो ये जो इसका जो विकास का बिंदु है, यहाँ से कहानी असली तौर पे शुरू होती है। ठीक है, यही सच है कहानी का चरम बिंदु यानी क्लाइमेक्स। लास्ट क्या होता है, दीपा का अपने पुराने प्रेमी निशित को पुनः चाहने लगना, प्यार करना। कहानी में एक बिंदु ऐसा आता है जब दीपा चाहती है कि निशित उसे स्पर्श करे, उससे बात करे। गाड़ी में जब वह बैठती है तो उसका मन करता है कि निशित उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके कंधे पर हाथ रख देता है। यहाँ आकर कहानी ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये एक चरम बिंदु का काम करती है। मतलब कहानी जब है ना एक उफान का काम लेती है, एक तूफान पे जाती है, उस प्रकार का ये होता है। मन में तमाम प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगना, मतलब द्वंद्व पैदा होना, क्योंकि कहानी का एक सबसे बड़ा मुख्य बिंदु होता है। अगर कहानी में पाठक के मन में सवाल नहीं उठ रहे हैं और उसके मन में दो सवालों को लेके द्वंद्व नहीं हो रहा है, तो वो कहानी सही तरीके से, सही मायने में कहानी कहीं नहीं जा सकती। द्वंद्व होना कहानी की बहुत अच्छी विशेषता है। यही सच है कहानी की नायिका कानपुर में रहती है। ठीक है, निशित कलकत्ता में और संजय भी कानपुर में। अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि जो दीपा है यानी नायिका, वो कहाँ रहती है, कानपुर में। ठीक है, इस प्रकार संजय की प्रतीक्षा में खड़े खड़े दीपा को घंटा भर हो गया, पर संजय का कहीं पता न था। हमेशा संजय अपने बताए समय से घंटे 2 घंटे देरी से आता है। अब ये भी सवाल बन सकता है कि देरी से कौन आता है, संजय या निशित। इस प्रकार पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे दीपा, ईरा नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ, संजय और निशित में शायद परेशान हो जाए कि कौन ले रहता था, क्योंकि दोनों ही उसके पात्र थे खास मुख्य। तो संजय ले रहता था। ठीक है, मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची, इसका इसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ है, बहुत कम है लेकिन हुआ है। दीपा को कहते कि आंटी हमें कहानी सुनाओ।
यह वह पात्र है जो कालांतर में दीपा को ईरा का तार ला कर देती है। देखो इसका ये रोल है कि जो छोटी बच्ची है 5 साल की, मेहता सर की, तो जो ये है ईरा का जो तार होता है कि आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, तो ये जो तार है वो कौन ला के देती है? ये बच्ची ला के देती है। मिसेज मेहता महीनों दिनों दीपा की सूरत नहीं देखती है, पर बच्ची को जब तक दीपा का सिर खाने भेज देती है। दीपा का ये स्वगत चिंतन है। और हमेशा देखना, जब भी इस पूरी कहानी में दीपा कुछ कहती है तो वो हमेशा अपने आप से ही बातें करती रहती, वो किसी और से नहीं करती है। ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो 100% जो जितने भी सारे वो थे वो सारे वो अपने आप से ही बातें करती रहती थी। मेहता साहब कभी कभी 8-10 दिनों में दीपा की खैरियत पूछ लेते थे, परंतु मिसेज मेहता बेहद अकड़ू मालूम होती थी। ठीक है, खटखट वही परिचित पद ध्वनि, दीपा का स्वगत कथन संजय के विषय में। अब देखिए फिर से स्वगत कथन है, मतलब वो किसी और से नहीं कहती, चाहे निशित हो चाहे संजय हो, वो हमेशा अपने आप से ही बातें करती थी। ठीक है, संजय अपनी आदत के अनुसार, ये देखिए आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर दीपा का गाल सहलाने लगता है। दीपा को संजय को इसी बात पर गुस्सा आता, हमेशा इसी तरह करेगा, मतलब पहले लेट आता है फिर उसको मनाने की कोशिश करता है, फिर लाड दुलार करके दिखलाएगा। वह जानता है कि उसके आगे दीपा का क्रोध टिक नहीं पाएगा। ठीक है, अब यही संजय ने नियम ही बना लिया था, क्या? हर चौथे दिन, कितने दिन बाद में? हर चौथे दिन। अब इसके अलावा यहाँ पूरा आराम से दे रखा है कि हर चौथे दिन, तो पूछा जा सकता है कितने दिनों बाद वो मतलब दीपा के पसंद के जो रजनीगंधा के फूल ले लाता था, हर 5वें दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, तो हर चौथे दिन। ये सवाल बिल्कुल आने के लायक है और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब जैसे अभी लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें एक सवाल पूछा था, ये कफन से कहानी से था कि वो उसका जो था वो ये शादी हुए कितना साल हुआ, बिल्कुल छोटा सा एक सवाल था कि साल भर पहले, वो ऐसे लिख रखा था, लेकिन वो सवाल बना दिया उन्होंने। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हर चौथे दिन। ठीक है, दीपा को रजनीगंधा के फूलों की आदत हो गई। अब ये फूलों का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन से फूल, रजनीगंधा के, कमल के, गुलाब के, इस प्रकार। तो ध्यान रखना रजनीगंधा के। एक दिन भी कमरे में फूल न हो तो पढ़ने में मन न लगता था और न सोने में। ये फूल संजय की उपस्थिति का आभास कराते थे। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो रजनीगंधा के फूल है वो दीपा को किसकी उपस्थिति का एहसास दिलाते थे? संजय की। ठीक है, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं हल्के, लेकिन बस कहानी को या जो भी हम रचना पढ़ रहे बस उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। दीपा गुस्से में भूल गई थी ईरा के पत्र की बात संजय को बताना। ईरा ने लिखा था कि किसी दिन भी उसके पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, उसे तैयार रहना चाहिए। दीपा दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर संजय के संग जब बैठती है तो संजय घंटों दीपा को ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। दीपा कुछ बोलती नहीं है, बस एकटक उसे देखती रहती है। ठीक है, अब जैसे ये है संजय का जैसे रोज का नियम था दीपा को बाहों में भरकर चूम लेना। अब ये है आगे, मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। संजय को पाकर दीपा का स्वगत कथन। फिर ये देखिए स्वगत कथन है। अब ये क्या है कि जब वो वहाँ से निशित से होके आई थी यहाँ पे कलकत्ता, तब मतलब ये इसके पास ये अपनी उस वक्त की कहानी बता रही कि जो मेरे आंसू है, यानी वो बिल्कुल अपने पास को छोड़ के और उससे भाग के यहाँ आई थी और उस वक्त बड़ी दुखी थी। और तो इस जो आहे हैं वो किलकारियों में कैसे गूंजने लगी? संजय के आने से। किसके? संजय के आने से। ठीक है, हुगली यानी कलकत्ता के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं दीपा के तन मन को एक ताजगी से भर देती। ये नदी का नाम है और यहीं पे कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता बसा हुआ है इसके किनारे। और ईरा के भाई भाभी पटना में रहते हैं। अब देखिए ईरा कौन है? ये ईरा है उसकी दोस्त। कौन है ये? ईरा उसकी दोस्त है दीपा की, जिसके पास दीपा जो है अपना इंटरव्यू का जो देने जाती है ये ईरा के पास रुकती है। ईरा के जो भाई भाभी वो कहाँ रहते हैं? पटना में। ईरा दीपा को बताती है कि कानपुर आने के बाद वह एक बार अपने भैया भाभी के पास पटना गई थी। मुझे ये प्रसंग पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। ईरा का कथन दीपा से भाई बहन के प्रसंग में। ठीक है, ये जैसे अब ये बिल्कुल सामान्य सा सवाल बन सकता है कि किसने कहा, किससे कहा, लेकिन अगर देखा जाए ना इसका सवाल बहुत कम लोग दे पाते हैं। अगर ये सवाल बनता है तो अगर किसी ने ढंग से नहीं पता कि मुझे ये प्रसंग पसंद नहीं है, मैं नहीं जानना चाहती कि कोई इस विषय में बात करे, ये कथन मतलब किसके बारे में हो सकता है? जैसे ईरा के बारे में। ईरा जो है अपने भैया भाभी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी और ये कहती किससे? दीपा से। ठीक है, अब ये ऐसा सकता है कि किसे ये प्रसंग पसंद नहीं है या किसके बारे में बात की जा रही? ईरा के बारे में, दीपा के बारे में, निशित के बारे में, संजय के बारे में। तो यहाँ 100% लोग ईरा का तो बिल्कुल मतलब सबसे पहले क्रॉस लगाएंगे, ईरा तो नहीं हो सकती। लेकिन जबकि ईरा ही है यहाँ पे, वो अपने भैया भाभी के बारे में ये बात कर रही है। दीपा ने कहा था कि भाई कमाल के लोग हैं, बहन को नहीं निभा सके। ठीक है, कोलकाता के काफी हाउस में दीपा को निशित अचानक दिखा पड़ा। कहाँ दिखा पड़ा ये ध्यान रखना, कॉफी हाउस में। ईरा को मुन्नू कौन था? पुत्र था उसका।
ईरा का चिंता सता रही थी, इसलिए कॉफ़ी हाउस से ज़्यादा बातें निशित से नहीं की और कॉफ़ी हाउस से धर्मतला तक निशित और वो पैदल चलते दीपा के साथ निकल लिए। ठीक है, इस प्रकार है। आगे देखते हैं। निशित के संबंध विच्छेद के बाद दीपा का कोलकाता में निशित से पूरे 3 साल बाद मिलना। ये समय याद रखिएगा, कितने साल बाद, क्योंकि समय दे रखा है इस कहानी में, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद। 3 साल बाद मिलना हुआ। ठीक है, किसका? निशित का और दीपा का। निशित दूसरे दिन 9 बजे प्रातः आने का वायदा कर गया था और 10 मिनट पहले ही वहां आ गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि 9 बजे, वैसे वो आने के कम चांसेस है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जामिनर का मन कब क्या हो जावे, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा सवाल दे बैठे। निशित से मिलने के बाद दीपा का मन कटु हो गया था, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसने दीपा को अपमानित कर सारी दुनिया के सामने उपहास बनाकर छोड़ दिया। उपहास यानी मजाक। ठीक है, उपहास यानी मजाक। दीपा निशित के विषय में सोचती कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित से विवाह क्यों नहीं किया। मतलब जब ये दोनों मिलते हैं वहाँ इंटरव्यू के जब देने जाती है और वहाँ मिलते हैं, तब ये सोचती है कि क्योंकि वो अभी भी कमा रहा, हालांकि कमा रहा तो दीपा भी थी, पर वो उसकी लाइफ में कम से कम संजय था, लेकिन ये सोचती कि अभी तक शादी क्यों नहीं की। ईरा बताते हैं कि 150 रुपये तक की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाता है। ठीक है, दीपा का कोलकाता में जॉब 300 रुपये का था, जिसके लिए वह इंटरव्यू देने गई कानपुर में। अब ये दोनों बातें इस प्रकार है कि जब ये दोनों आपस में बातें करती है, तो यहाँ क्या है कि दीपा की नौकरी के लिए जो वो निशित है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी जैक लगाता है, इससे बात करी, ऑफिस भी अपना खराब करता है, ऑफिस भी नहीं जाता है, ऑफिस में वो बात करता है और लगभग ना तय होती है कि नौकरी दीपा को ही मिलेगी। तो इसलिए उसी दौरान वो ईरा दीपा से बोलती है कि ये तो 150 रुपये की नौकरी के लिए जो है खुद मिनिस्टर भी सिफारिश, क्योंकि उस टाइम में ये बहुत 150 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, तो ये तो लगभग 300 रुपये की जॉब है। ठीक है, तो ये शायद आ सकता है कि कितने रुपए की थी या कितने रुपए की बात हो रही थी नौकरी के लिए, तो ये 300 रुपये की जॉब थी। ठीक है, इंटरव्यू देने जो कानपुर के लिए आई थी। रात में सोते समय दीपा को आदत थी संजय के लाए जो फूल थे रजनीगंधा के, उनको निहारना। ठीक है, निशित दीपा को एक बार फिर प्यारा लगा। दीपा का चयन होना लगभग तय हो गया था, ये निशित की बदौलत ही संभव है। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था कि किस प्रकार निशित ने मतलब भाग दौड़ करी। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी, तो सामने बैठा निशित इतने दिनों बाद एक बार फिर दीपा को प्यारा लगा था। सदा चुप रहने वाला निशित बोला, अभी तो ऐसी बात। वह बात क्या थी कि उसने दीपा से बोला था कि इस साड़ी, यानी किस साड़ी में, नीले रंग की। अब ये पूछा जा सकता है कि किस रंग, जब वो दोनों डेट पे जाते हैं बाहर घूमने, तो वो किस प्रकार की साड़ी पहनती है? नीले रंग की। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस वाक्य के लिए दीपा तैयार नहीं थी, मतलब उसने पहली बार इंटरव्यू जब देना है उसके बाद पहली बार ही कुछ बोला था, और क्या बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो किस इस साड़ी में। ठीक है, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने के लिए मेरा तन तरसता रहा। अब ये देखो फिर से, अभी निशित के साथ है लेकिन बात किसी कर रही है, संजय की सोच रही है, क्योंकि संजय उसकी तारीफ नहीं करता था, बहुत प्रेम करता था, फूल लाता था, हमेशा उसे मनाने की कोशिश करता, उसे खुश रखता, लेकिन वो तारीफ नहीं करता था। तो इसलिए वो उसके बारे में सोचती है कि संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने के लिए मेरा मन तरसता रहता था, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। संजय ने कभी दीपा के सौंदर्य अथवा साड़ी की प्रशंसा कभी नहीं की। दीपा को दीप निशित ने कहा था। अब ये देखो, ये सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल बनने के लायक है अगर कोई गहराई से देखा जाए तो। दीप कौन कहता था, संजय या निशित? तो निशित कहता था। ठीक है, कलकत्ता में दीपा और निशित पार्टी के लिए स्काई रूम में टैक्सी से जाते हैं। ठीक है, काम की बात के अलावा ये वाक्य, पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ कि निशित ने कहा था कि आज इस खुशी में पार्टी हो जाए, क्योंकि उसका इंटरव्यू हो चुका था उस टाइम। टैक्सी और होटल का बिल निशित ही अदा करता है। स्काई रूम में कोल्ड कॉफी और कुछ खाने का सामान ये मंगवाते हैं। ये बस खास जरूरी जो बातें हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो सारे निकाल के लाई हूँ मैं। निशित के संग 3 दिनों तक साथ रही थी दीपा। ठीक है, उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। कौन सा प्रसंग? ये यहाँ पे किस प्रसंग की बात की जा रही है? जो पहले उनके साथ रिश्ते थे, संबंध था, और वो किस प्रकार अलग हुआ। हालांकि देखो, ये बात फिर से मैं यहाँ इस वीडियो में और बता देती हूँ, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस कारण से दीपा और निशित अलग हुए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, उस प्रसंग को नहीं छेड़ा था। उस प्रसंग से तात्पर्य क्या? अतीत के पन्ने से था, मतलब पास्ट में क्या हुआ था, क्यों छोड़ा। ये देखो फिर यहाँ पे आता कि न छोड़ने का कारण शायद नौकरी की बात उसके दिमाग पर छाई हुई थी। एक अन्य कारण यह भी था कि 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसे पलटकर देखने का साहस शायद उन दोनों में किसी में नहीं था। दीपा के समक्ष पटना की तस्वीर उभर आई। अब ये देखो, पटना का उल्लेख क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ के साथ वो निशित के साथ कुछ मतलब कुछ समय गुजारा था उसने। ठीक है, संग गुजारी सुहानी संध्याएं और चांदनी रात के चित्र, जब घंटों समीप मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करना। ठीक है, सोते समय रोज की भांति दीपा संजय का ध्यान करके सोना चाहती थी, परंतु संजय की आकृति हटाकर निशित आ खड़ा। अब ये देखो, ये बात है कि यहाँ पे जब वो उसके साथ रहती है
निशित के साथ। तो अब यहाँ इसको संजय की आकृति की जगह अब निशित दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब वो याद करके उसको सोना चाहती है, पर बार बार वो आ रहा है। कलकत्ता में निशित शाम को दीपा को लेक पर ले जाता, लेक यानी ये जो झील के किनारे वहाँ पे, जहाँ पर पानी के किनारे घास पर बैठते हैं। ये है स्थान अपेक्षाकृत शांत था, ठीक है। ये दूसरे दिन और घूमने जाते तब की बात है। कलकत्ता स्टेशन पर दीपा को छोड़ने ईरा आई थी। कौन आई थी पूछा जा सकता है कि निशित आया था क्या, तो क्योंकि नॉर्मली लोग निशित ही करेंगे, उनको लगेगा हाँ यार उनके बीच सब ठीक हो गया था, वो बातें कर रहे थे, इंटरव्यू दिया। तो ईरा का शायद ना आए ख्याल है, लेकिन ईरा आई थी। उसने ईरा को जल्दी ही सीट पर बैठ जाने के बाद भेज दिया था, क्योंकि विदा के अंतिम क्षणों में दीपा निशित के संग अकेली रहना चाहती थी। अभी तक देखो वो आया नहीं है। उसके मन में दबी आशा थी कि चलते समय निशित शायद कुछ कह दे। फिर लास्ट में आया था। देखो ये गाड़ी खुलने में जब 10 मिनट शेष रहे, तब निशित बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झाँकता झाँकता आ रहा था। दीपा कहती, पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए था कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। उसने ऐसा, ये सिर्फ स्वगत कथन है, ठीक है। गाड़ी चलने में जब सिर्फ 3 मिनट रह गए थे, तब एक बार दीपा और निशित का नजरें मिली थी। ट्रेन में जब दीपा लेटती है तो आंखें बंद करने पर सबसे पहले संजय की तस्वीर उभरती है, ऑफिस के काम से कटक जाने की। अब देखो जैसे ये आ सकता है कि किन किन जगहों का उल्लेख हुआ, पटना, ठीक है, कानपुर, कलकत्ता और ये कटक, ये 4 जगहों का इसमें उल्लेख हुआ है। ये कटक कौन गया? संजय गया है। जब ये दीपा अपने घर पहुंचती है वापस इंटरव्यू देके, तब की बात है कि वो कटक जाने की सूचना पत्र के साथ द्वारा संजय की दीपा को दी थी, और 5-6 दिनों में लौटने की बात भी कह दे। मतलब वो लिफाफा बना के बोल देता है उसे कि भी मैं कटक किसी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, तो ऐसा करके वो लिफाफा छोड़ देता है घर पे। कलकत्ता में इंटरव्यू में क्या हुआ ये जानने के लिए भी संजय उत्सुक था। कोलकाता से लौटने के बाद दीपा सर्वप्रथम निशित को पत्र लिखती है कि चाहे उसने कुछ भी कहा, फिर भी वह सब कुछ समझ गई थी। अब कैसे कि जाते टाइम उसने क्या थोड़ा सा हाथ स्पर्श कर लिया था, तो उसको लगा कि हाँ सब ठीक है। उसकी हरकत से वह बहुत दुखी, बहुत नाराज थी, पर उसे देखते जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। निशित को पत्र लिखे 4था दिन बीत चुका था। अब ये देखो, मतलब जो दीपा ने पत्र लिखा था कि मतलब जो भी हुआ हमारे बीच में सब कुछ समझ गई, ऐसा करके ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये आज 4 दिन हो गए। कल से ही वह उसके पत्र का इंतजार कर रही थी। आज दोनों डाके भी निकल गए। निशित के पत्र के इंतजार में बालकनी में खड़ी दीपा को ख्याल आता कि पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय खड़े होकर वह संजय की प्रतीक्षा करती रहती है, ठीक है। बाहर घूमने लौटने पर मेहता साहब की बच्ची, कितने 5 वर्ष की, ये पूछा जा सकता है मेहता साहब की बच्ची का उल्लेख किस कहानी में हुआ, या कितने वर्ष की थी, 5 वर्ष की। दीपा को ईरा का तार देती है। ये कौन देता है दीपा को? जो ईरा का तार है कौन देती है? वो मेहता साहब की बच्ची देती है, जिसमें क्या लिखा था, नियुक्ति हो गई है, बधाई। ये ईरा ने लिखा था दीपा के लिए, ठीक है। नियुक्ति की खबर पाकर भी दीपा खुश नहीं हुई, क्योंकि उसे आशा थी कि ये जो पत्र है वो निशित देगा, लेकिन दिया किसने? ईरा ने। वह द्वंद्व में घिर उठती है कि उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी वही हिचक मतलब उसे रोक रही है? तभी सामने से घड़ी टन भर करके 9 बज जाती है उस टाइम, ठीक है। दीपा के यहाँ घड़ी, पर्दे, बुक, रेक, टेबल, फूलदान जो भी है सब कुछ संजय का लाया हुआ है, और ठीक है। फ्रिज पर रखा पेन संजय ने दीपा को सालगिरह पर दिया था। अब ये जैसे पूछा जा सकता है कि जो मेज पर जो पेन था वो किसने दिया? संजय ने दिया दीपा को। किस पर? सालगिरह पर। निशित का छोटा सा पत्र दूसरे दिन दीपा को मिलता है, जिसमें लिखा था कि नियुक्ति का तार तुम्हें मिल गया होगा। कल ही मैंने ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी, ऑफिस की ओर से सूचना मिल जाएगी, शेष फिर। अब ये देखो, ये इस पत्र की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी जो दीपा को लिखा जाता है निशित के द्वारा, उसमें लास्ट में से लिखता है वो शेष फिर, शुभेच्छु निशित, ठीक है। यही सच है कहानी का सीन रूपांतरण। ये क्या है कि ये जो शेष फिर लिख रखा है ना, यहाँ पे क्या वो ईरा अपने मन में कुछ सोच से रखते कि वो और क्या कहना चाहता होगा, और वो क्या मतलब कहेगा, क्या और भी अब कुछ होगा, क्या बात होगी। इस प्रकार इस शेष फिर में वो बहुत कुछ ढूंढती रहती है। अब इस कहानी के बारे में 2-4 कोई खास बातें हैं कि इसका जो रूपांतर है, मतलब ये जो यही सच है कहानी पर, ये है कोई 1947 में बासु भट्टाचार्य, इन्होंने निर्देशक थे, पटकथा लेखक थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या है कि रजनीगंधा करके एक फिल्म बनाई थी, ये निर्देशक थे, ठीक है। रजनीगंधा करके फिल्म बनाई थी इन्होंने, ठीक है। चलो ये हो गया आज का लेसन, और लगभग ये पूरा हो गया है और दोनों पार्ट ख़त्म हो गए। अब देखते हैं नया टॉपिक जो है साकेत शुरू करते हैं या कुछ और है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और कुछ अच्छा नया कर पाऊँ।
और जहाँ तक हो सकता है लगभग सवाल ये जो आज मैंने पढ़ा है इस टॉपिक में से लगभग बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने पूरा एक सार लेके आई हूँ आपके सामने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।